So your focus on REIT and AIF and private equity real estate funds is quite innovative. So can you explain to a retail investor especially who are new to the concept, how are you providing these opportunities in if they want to understand कि क्या difference क्या है? Because अगर आप बात कर रहे हैं, हम even हमारे जो viewers हैं, their age group is different. For them to understand क्यों उनको AIF में करना चाहिए, क्यों उनको ये private equity funds में explore करना चाहिए या REIT में, because जैसे आपने quote किया कि इतने सारे fintech influencers हैं, इतने सारे stock के सब लोग बार बार यही बोल रहे हैं stock market अभी काफ़ी और बढ़ेगा, तो your investment should be more into that front rather than these asset classes. So how would you explain this opportunity is very good for everyone in any kind of income level? So you asked me two questions. One, पहले मैं second वाला देता हूँ. I am not saying कि stock में नहीं डालना है या real estate में डालना है, real estate में डालना है, stock में डालना है, क्योंकि fintech player ऐसा बोलते हैं. Investment का एक बहुत basic principle है and everybody will agree कि don't put your eggs in one basket. One basket. Yeah. आपको diversify करना है. True. तो यंगस्टर्स में अगर आप थोड़ा भी स्टडी अगर अपन लोग करेंगे, इट वाज एन स्टडी कि फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर इन इंडिया 40% ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स वर अंडर एज 30. है ना, दिस इज अ फैक्ट. आप उनसे पूछो रियल एस्टेट कितना है, 0. क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं, तो आप डाइवर्सिफाई नहीं करते. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्टॉक में मत डालो, आप सब तरफ डालो. यू हैव टू डाइवर्सिफाई. तो रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बकेट, यू हैव टू पुट द मनी इन देयर आल्सो. अब अगेन एक्सप्लेनिंग, प्राइवेट इक्विटी, AIF कैटेगरी 2 रियल एस्टेट और SM REIT, 3 अलग अलग चीजें हैं. एज ऑफ नाउ टीयर 1 सिटी में या अदर कंपनीज आप स्टार्टअप, प्रॉपशेयर कैपिटल, एजबिट, दे आर ऑल वर्किंग वाया SM REIT. SM REIT क्योंकि बेसिकली कमर्शियल रियल एस्टेट, रेंटल इनकम बड़ा सिंप्लीफाइड है. आप SM REIT में 10 लाख से ऊपर का टिकट साइज का पैसा लगाओ, आपके डीमेट में शेयर्स आ जाएंगे. SM REIT बेसिकली गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट एंड यू कैन ट्रेड. अब उसमें ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा बचने नहीं वाला है. वी आर वेरी क्लियर. आप एम्बेसी का रेट देख लो, उठा के देख लो, एप्रिसिएशन होता नहीं है. तो स्टॉक का वैल्यू कुछ ज्यादा ऊपर नीचे होने नहीं वाला, क्योंकि वो फिक्स ही है प्राइस. आपने हाईएस्ट रेट में ही खरीदा है. आपको डिविडेंड में रेंटल इनकम बांट रहे हैं. सिंपल कॉन्सेप्ट है ना. मुझे लगता है ये पहले रिट था, एम्बेसी पार्क 5,000 करोड़ का था. ये HNI और अल्ट्रा HNI के लिए बना है, जिनके पास में 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए होते हैं. एंड दे आर नॉट लुकिंग फॉर एन इनकम, they are only looking to beat the inflation. है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है. वॉरेन बफेट बैंक में ही पैसा रखता है आज भी, अपना आधा पैसा, क्योंकि उसको तो कुछ मतलब ही नहीं है, उसको अपना कैपिटल सेव करना है. तो रिट वाज बिल्ड फॉर अल्ट्रा HNIs. आपने उसको छोटा करके 550 करोड़ पे ले आए, बट आम आदमी को उससे कुछ मिलना नहीं है, रेंटल इनकम ही मिलेगा. तो एज लॉन्ग एज यू वांट कि मुझे 8-10% मिले, आप SM REIT लो, नॉट एन इशू. और तो मुझे FD में भी मिलता है. तो मैं क्यों पैसा लगाऊंगा SM REIT के अंदर. लेकिन स्टिल इट इज अ 4000 करोड़ बिजनेस. नाइट फ्रैंक का रिपोर्ट था लास्ट ईयर, तो लोग तो पैसा लगा रहे हैं. ठीक है, वो रिपोर्ट में 16% हम दिखा रहे हैं, 8% रेंटल, 2% टॉप अप, 4% एप्रिसिएशन. वेल एंड गुड, आपको वैसा करना है वैसे करिए. सेकंड आता है AIF कैटेगरी 2 विच इज फॉर रियल एस्टेट. इसमें भी एक प्रॉब्लम ये, दिस इज अगेन फॉर HNI, क्योंकि इसमें टिकट साइज 1 CR है ना. AIF में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 CR, बट इट्स एन ऑप्शन फॉर अपर मिडिल क्लास. है ना, इजी ऑप्शन है कि आप इक्विटी फॉर्मेट में पैसा लगाना है. आपको डायरेक्ट जमीन में लगाओगे तो वो सारी प्रॉब्लम आएगी. आपको रजिस्ट्री कराना है, आपको लैंड का पोजीशन लेना है, कब्जा कर लेगा कोई, कौन मैनेज करेगा. तो आप AIF में आओ. हमने भी AIF का लाइसेंस वी अप्लाइड फॉर. तो पर वो अल्ट्रा HNI की जिनको 1-1 करोड़ का है, तो 400 करोड़ के प्रोजेक्ट में हम 20-30 करोड़ का पैसा उनका लेकर लगा सकते हैं. इट्स अ गुड ऑप्शन. वो हम भी कर रहे हैं. प्राइवेट इक्विटी इज द ओनली ऑप्शन फॉर मी एज ऑफ नाउ, जिसके थ्रू मैं आम आदमी का पैसा ले सकता हूँ. है ना, आप प्राइवेट इक्विटी में इट्स लाइक अनलिस्टेड कंपनी. तो जैसे आप लिस्टेड कंपनी जितनी भी स्टॉक मार्केट में, जैसे लिस्टेड कंपनी, तो आप एक्चुअल में आम आदमी से बात कर रहे हैं, कैसे समझाएं. सिंपल है. जो लोग इक्विटी समझते हैं उनको तो कि स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है, का आप शेयर खरीद लेते हो, उसका कोई अंडरलाइंग एसेट होता है, उससे वैल्यूएशन निकल कर आता है, खरीदते हो. अब HNI क्या करते हैं, इसमें भी एक छोटा सा डिस्कशन है कि IPO आता है, आप लोग शेयर खरीदते हो. है ना, मैंने कई लोगों से पूछता हूँ, आप शेयर खरीदते हो, कोई तो बेच रहा है ना. कौन बेच रहा है? जिन्होंने पहले पैसा लगाया. कहाँ लगाते हैं? वो अनलिस्टेड कंपनी में. जब कंपनी लिस्ट नहीं होती है, सारे HNI मिलके वो खरीद के बैठे होते हैं, VC फंड या HNI हो. फिर वो IPO आता है, आप खरीद रहे हो, वो बेच रहा है, तो HNI एग्जिट हो रहा है ना. तो जब मैं आम आदमी को बोलने जाता हूँ अनलिस्टेड में खरीदो हमारे साथ, तो रिस्क है. हाँ, तो रिस्क है. रिस्क के लिए तो आपको स्टडी करना है. रिस्क तो लिस्टेड में भी है. किसने बोला लिस्टेड कंपनी में रिस्क नहीं है? HNI वही कर रहा होता है. तो आम आदमी को हम यही सिखा रहे हैं कि अभी वी आर एन अनलिस्टेड कंपनी.
अनलिस्टेड कंपनी में भी हर प्रोजेक्ट का हमने SPV बनाया, स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। तो इट्स अ कंपनी जिसमें सिर्फ वही एसेट आएगी। इट कुड बी कॉलोनी, इट कुड बी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, इट कुड बी एक IT पार्क, इट कुड बी कमर्शियल प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट का एक SPV बनता है, उसका एक लैंड का वैल्यूशन है, उसको बनाने का तो उसका एक सेल का वैल्यूशन है। टोटल बनने के बाद उस वैल्यूशन का इक्विटी में डिवाइड हो गया। प्राइवेट इक्विटीज लाइक आप वो वैल्यूशन पे शेयर मुझसे खरीद रहे हो। एग्जिट दो तरीके से होगा, या तो उसका IPO आ जाएगा 3rd ईयर में, या मैं उसको रिट में ले जाऊंगा। IPO आके भी एग्जिट हो सकता है, रिट में लेके, और हो सकता है मैं पूरा कॉलोनी बेच दिया तो सबको अपने अपने शेयर का पैसा वापस कर दिया बाहर, बट इट इज सेफ। क्योंकि जैसे ही ये चीजें इक्विटी में कन्वर्ट होती हैं, कंपनी कंप्लायंसेस चालू जाते हैं MCA के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलो, SEBI बोलो, इनके कंप्लायंसेस हैं, है ना। तो ऐसा शेयर मतलब आपको मैंने अलॉट कर दिया, आपके डीमेट अकाउंट में ही आएगा, इट इज सेफ, है ना। तो होल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज सेफ। सेम वी आर अप्लाइंग टू द रियल एस्टेट। आपको ऐसे ही करना है। तो मुझे ये पूछना है, जैसे अगर स्टॉक में व्हाट आई आल्सो डू इज एनी लिस्टेड कंपनी आई गो थ्रू देयर डेटा, राइट? उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रहे पास्ट 3 years 4 years, कैसा मार्केट कैप है, एवरीथिंग। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अनलिस्टेड कंपनी, उसमें आप किस तरह का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं? सेम अनलिस्टेड कंपनी में भी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में बैलेंस शीट फाइल करना पड़ता है, एवरीथिंग इज ओपन, इट इज नॉट डिफरेंट, it is same. So it is even accessible to the investors who Every want private to. limited company, see unlisted और listed रूल्स सेम है कंपनी के। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंसेस के रूल्स सेम है, चेंज से इतने होते हैं। लिस्टेड कंपनी में थोड़े कंप्लायंसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, देन यू टू रिपोर्ट टू SEBI। बट अनलिस्टेड कंपनी में भी आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स फाइल करनी होती है, आपको अपने टैक्सेस फाइल करने होते हैं, आपको सब कुछ डिक्लेयर करना होता है। एंड ऑल्सो इन अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर नहीं होते, 200 ही इन्वेस्टर हो सकते हैं, देयर इज अ कैप, और वो भी प्रॉब्लम है अभी हमारे लिए कि 200 ज्यादा इन्वेस्टर नहीं ला सकते हम एक कंपनी के अंदर। बट 200 ही होते हैं तो यू कैन कम टू AGM, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन हैव ऑडिट, आप पर्सनल सब कुछ कर सकते हो। लिस्टेड कंपनी में तो आपको हर एक को AGM में एंट्री नहीं मिलता है, है ना। एक्चुअली आप देखते नहीं हो, आप ऐसा बोल रहे हो कि हम ऐसा देखते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। यू डू अगेन अ सर्वे, आई एम टेलिंग यू 90% लोग कभी बैलेंस शीट उठा के नहीं देखते सामने वाली कंपनी का क्या हो क्या रहा है ना। बट इट्स अ गुड क्वेश्चन कि कैसे करना है, करना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट रियल एस्टेट, सी दिस इज होल माइक्रोमेट्री कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं। हमारा मार्केटिंग जिमिक इज क्लियर एजुकेटिंग पीपल। आप हमारे साथ काम करोगे या नहीं करोगे, लेकिन आप माइक्रोमेट्री फॉलो करो, मुझसे बात कर रहे हो, तो मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कहीं भी करो, ये चीजें भी करो। आपने बोला हम देखते हैं, आप पूछो कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, तो एक्चुअली जाके देखा को पैसा कौन सी कंपनी में गया, उनकी बैलेंस शीट क्या था और उनका क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। किसी को बैलेंस शीट देखते भी नहीं आती है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़नी चाहिए इंडिया में, तो कॉमन मैन का पैसा एक्चुअल में ग्रो होगा। हम जो बोलते हैं ना हमेशा कि अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, अमीर कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो एजुकेटेड है फाइनेंशियली, उसको पता है पैसा कहाँ लगाना है, इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है, सरकार से, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से लोन लेके बिजनेस कैसे बनाना है। हम लोग वही पैसा FD में डाल देते हैं डर के, वही पैसा अमीर आदमी ले आके उससे बैंक में क्या करते हो, 8% पे दे रहे हो, वो आप 12% बैंक अमीर को दे रहा है, वो 25% बना रहा है, तो वो समझदार है। आप भी बनो, आपको किसने मना करा, आप भी पढ़ो, आप भी कुछ बैलेंस शीट पढ़ना चालू करो, बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ हम जाएं, हम सीखें समझें कि कैसे पैसा बनता है, हाउ अदर पीपल आर मेकिंग मनी, व्हाट कंपनीज आर डूइंग, हाउ मैनेजमेंट आर इन्वेस्टिंग योर मनी टू सम अदर प्लेस। यू कैन आल्सो टेक बेसिक डिसीजंस ना। आप जिस शहर में रहते हो, आपको पता है जमीन कहाँ बढ़ रही है, आपको सब पता है कौन सा एरिया बढ़ेगा, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ छुपा नहीं होता है कि कहाँ सड़क बनेगी, हम बोलते हैं ना सड़क बनेगी तो लोगों को पता चल जाता है, वो पैसा बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सड़क बनने के पहले टेंडर आता है, आप पढ़ो ना टेंडर, आपको समझ में आएगा कहाँ पे सड़क बनने वाली है, गजट नोटिफिकेशन आते हैं। तो ये चीजें अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट बना रहे हो, तो इट इज वेरी इजी टू मेक मनी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप करोड़पति बन जाओगे, बट वो 8% FD से तो ज्यादा ही पैसा बनाओगे, है ना। एंड देन यू वांट एंड अप इन्वेस्टिंग इनटू सम स्टॉक्स और समथिंग जहाँ आपको कुछ नहीं पता है, जो टिप बेसिस पे। टिप क्या होता है, आप थोड़ा पेपर पढ़ लो, आप थोड़ा एनालिसिस कर लो, बैलेंस शीट ही उठा के देख लो। आप लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इनटू कंपनी जिनका प्रॉफिट ही नहीं बन रहा, जिनका प्रॉफिट मार्जिन 12% से ऊपर बढ़ नहीं रहा, और आप शेयर खरीद रहे हो 100 गुना दाम पे, तो लॉस कभी ना कभी तो होगा, है ना। तो ये चीजें, इट्स होल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ कंपनीज वर्क, हाउ इक्विटीज वर्क, बेसिक्स, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। So, nahi, but Manoj, I'm very surprised because I am very much active in stock and SIP, and I go through all the, sheets as well, what money is gone where, which company and everything. But when you quoted that बहुत लोग नहीं देखते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, that's very surprising for me. Even in 2024, people are not going through. So my question is, in tier 2, you're quite active, right? You must have now understood a proper, I would say a detailing of a buyer or the retail investors or the investors. According to you, what is lacking? Awareness,
or it's the more of laid back attitude? What is lacking and what are they more into? Because I'm sure even the profiling of this tier 2 audience or retail investors or the investors, people would want to know, because I'm quite surprised when you're telling me these basic things which people are not looking into. So how would you describe your tier 2 audience? मैं तो पूरा इंडिया का आबादी 1 बिलियन है, मैं बोल रहा हूँ स्टॉक में इन्वेस्टर्स इज 5 मिलियन, बाकी का किधर है? रियल एस्टेट में ही है। जो स्टॉक में नहीं डाल रहा है वो अपना पैसा कहाँ डाल रहा है? एफडी में डाल रहा है। पैसा जो भी कमा रहा है, सेविंग हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? या तो उसके सेविंग अकाउंट में पड़ा है ना? तो सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो कहाँ जा कर रहा है पैसा? तो इट्स अ ह्यूज ऑडियंस, इट इज नॉट जस्ट टियर 2। आई एम टेलिंग यू, आप थोड़ा सा सर्वे करेंगे तो टियर 1 में भी आपको लोग मिल जाएंगे जो एफडी में पैसा डालते हैं, क्योंकि 5 ही मिलियन इन्वेस्टर है, तो फैक्ट है ना स्टॉक मार्केट में। तो बाकी के इन्वेस्टर्स कहाँ हैं? व्हाट आर दे डूइंग? तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज लेकिंग फॉर श्योर, है ना? वी आर नॉट फाइनेंशियल, व्हेन आई से फाइनेंशियल लिटरेसी तो मैं बेसिक अकाउंटिंग का भी बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ हाउस होल्ड एक्सपेंसिव लोग कितने लोग एक्चुअली जो घर में बजट बना के काम करते होंगे? नॉट एवरीबडी डज इट। आप देखो ना, पर्सनल क्रेडिट कार्ड का बिजनेस इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है ना? इफ यू आर वेरी फाइनेंशियल लिटरेट, आप कैसे क्रेडिट कार्ड पे 17% पे लोन ले सकते हो? आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। ये रोज की बात है, मेरे ऑफिस में कोई आके बोलता है सर मुझे कंपनी से लोन दे दो। हमने बोला चलो देखो 10% पे लोन दे देंगे। तो कंपनी का सर मुझे तो क्रेडिट कार्ड वाला 3% पे दे रहा है। सी वो 3% महीने का है, ये 10% साल का है। true. है ना? तो लोगों को ये भी डिफरेंस नहीं पता है कि अच्छा 3% महीने का है। तो अब कुछ तो हाउ पीपल सेल इज एन इशू, कुछ हमें नहीं पता एक्चुअली। तो प्रोफाइलिंग जब करने की बात करेंगे तो इट्स ह्यूज, ऑडियंस बहुत बड़ा है। ग्राउंड लेवल पे जो बिजनेसमैन है ना, तो फाइनेंशियली दे आर श्योर, क्योंकि वो धंधा कर रहे हैं, उनको पता है कि पैसा आता जाता कैसे है। तो दे माइट नॉट नो अबाउट इक्विटी। तो आई एम नॉट सेइंग कि जिसको इक्विटी नहीं पता, बैलेंस शीट देखते नहीं आता, वो फाइनेंशियल लिटरेट नहीं, क्योंकि ये लोगों को नहीं आता, इनका काम ही नहीं पड़ता इक्विटी, लेकिन इनको पैसा लेना देना समझता है। हाँ, उनको इक्विटी हमें समझाना है कि हाउ इट इज सेफ, क्योंकि ये लोग पैसे बिजनेस करते हैं डायरी पे, कागज पे एग्रीमेंट कर लेंगे। देयर आर लॉट ऑफ फ्रैक्शनल कंपनीज, अभी आप देखोगे एक सिंगल पेज का एग्रीमेंट है व्हिच इज नॉट लीगल, है ना? बट है ये फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए कि व्हाट इज लीगल, व्हाट इज नॉट लीगल। इक्विटी स्ट्रक्चर इज डेफिनेटली लीगल, बहुत अच्छे से कंप्लायंट है, कंपनी को कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। आप लोन इधर उधर नहीं ले जा सकते, आप पैसा इधर उधर नहीं ले जा सकते, तो इक्विटी स्ट्रक्चर कंप्लायंट है। तो व्हेन आई टॉक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, बेसिक कि आपका पैसा कहाँ रखा है, आपने कमा तो लिया। क्योंकि आम आदमी क्या है ना, अगेन जो मैं पैशनेटली इस बात को बोलता हूँ, हर आदमी सिर्फ कमाने में लगा है। उसको बेचारे का सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस होता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे उसको दिमाग में बिठा दिया गया है कि मतलब अपने को आराम करना है, या मतलब क्योंकि टू वर्क लाइफ बैलेंस या फैमिली टाइम, ये वो अपना फाइनेंस ही नहीं देख रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सैटरडे बैठ के फाइनेंस ही देख ले कि भाई तूने कमाया, तेरा पैसा आकर अकाउंट में पड़ा है, तो प्लीज उसको स्वीप इन एफडी में डाल दे। लोगों को तो वो भी नहीं आता, बहुत सारे लोग एफडी भी नहीं करते, अकाउंट में पड़ा है तो 3% मिलता है, इन्फ्लेशन से उसका पैसा खा रहे हैं। बेसिक है, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स है। तो मुझे तो वही ऑडियंस बहुत बड़ा दिख रहा है अभी, कि जिनको बेसिक्स यही सिखाना बचा है ना। देयर आर लॉट ऑफ फिनटेक गुरुज मुझसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, जो बहुत सारी बातें करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो सेगमेंट ही बहुत छोटा है, उनके साथ में आप बात। लेकिन ग्राउंड लेवल पे यंग जनरेशन 20 ईयर ओल्ड 25 ईयर ओल्ड जो कॉलेज से निकल के भी जॉब लगा है, उनको नहीं पता उनके अकाउंट में पैसा रखा है, वो एफडी में डाल रहे हैं, या कभी रियल एस्टेट खरीद भी लिया गलती से, तो क्योंकि कैश कंपोनेंट चाहिए। तो आई हैव सीन 35% टैक्स भर के आपको सैलरी का पैसा बनता है, वाइट का पैसा। अब आपको कैश चाहिए तो अकाउंट से विड्रॉ करते हैं, उसको दे देते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं फुल अमाउंट की। तो 2000 रुपए की फॉर एग्जाम्पल गाइडलाइन है, तो कोई आपने प्लॉट लिया 1000 फुट का और आपको 2000 रुपए से कराना है, ठीक है, लेकिन आपके पास में पैसा नहीं था, तो वो पूरा 4000 रुपये स्क्वायर फीट से रजिस्ट्री करा लेते हैं, क्योंकि मेरा पूरा पैसा 1 नंबर का है। अब 1 नंबर के पैसे से आपने रजिस्ट्री करा लिया, तो आपका 35% टैक्स पेड पैसा था, उस पर एक्स्ट्रा आप गाइडलाइन ड्यूटी पे कर रहे हो, कि उसको किसी कोई गाइड करने वाला नहीं है। इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली फॉर यू। ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो ह्यूज ऑडियंस, लॉट ऑफ पीपल हु नीड्स टू बी टोल्ड कि कैसे अपना फाइनेंशियल सेविंग्स करना है, हाउस होल्ड बजट मैनेजमेंट कैसे करना है, डोंट गो फॉर क्रेडिट कार्ड लोन्स। ये सभी लोग बात करते हैं, और यहीं से वेल्थ बिल्डिंग का डिस्कशन आता है। वेल्थ बिल्डिंग तो फिर थोड़ा और एडवांस हो गया, कि अभी तो मैं इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, टैक्सेशन में फंसा हुआ हूँ, है ना। तो मैं अपना पैसा कैसे बनाऊंगा, एक्चुअली वेल्थ क्रिएट कैसे करूंगा। तो ये सब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आई बिलीव माइक्रोमोडिटी कंपनीज आएंगी, तो नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वेल्थ बिल्डिंग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी बात होगी। कि जब मैं किसी को इक्विटी समझाने जाऊंगा ना, कि तुझे इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे उसका
बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर तो समझना ही पड़ेगा कि इक्विटी में भी पैसा डालेगा तो इसको टैक्सेशन क्या होगा। फिर वो अपने सीए के पास जाके बैठेगा कि यार मैंने पहली बार जीवन में अनलिस्टेड कंपनी में शेयर खरीद रहा हूँ, तो सीए के पास जाएगा, फिर सीए उसको समझाएगा। तो मुझे लगता है ये करने से नीचे के स्टेप्स भी धीरे धीरे सुधरेंगे। नहीं, आई अग्री, फाइनेंशियल अवेयरनेस नीड्स टू बी देयर, बट उसके अलावा व्हाट आई फील मेजर प्रॉब्लम पीपल हैव इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट? आप in Micromitti, what strategies are you using to make sure that they know that there's a transparency and security maintained? Because especially when it comes to real estate investment, whatever said and done, it's still it's looked into a different line, I would say, because it's very full of opacity, right? बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है, और वो क्लियरिटी इज नॉट अबाउट अवेयरनेस, इट्स अबाउट जो आप बोल रहे हो ना कि पैसा इधर है पर किसी को पता नहीं चलता कि पैसा डूब ही रहा है, राइट? So how Micromitti is ensuring that आपका transparency रहेगा, security रहेगा? So how would you explain this to the viewers? So now in real estate, it's a combination of what Micromitti is doing and there are a lot of compliances coming into picture. Yeah. Micromitti ने सबसे पहले एक काम ये किया था, like I said, कि पहला पैसा हमारा लगा है, तो क्योंकि जब हमारा लगा है तो हमने ड्यू डिलिजेंस खुद ने करवाया। तो लीगल ड्यू डिलिजेंस जो हम बोलते हैं 1925 से लैंड रिकॉर्ड चेक कराना, सारे लैंड रिकॉर्ड चेक कराना, एंड लीगली देयर इज अ वे जिसको हम सर्च रिपोर्ट बोलते हैं। तो हम सर्च रिपोर्ट लीगल लॉयर से कर रहे थे, हमने लीगल पैनल बनाया इन हाउस एंड एक्सटर्नल, दैट इज नंबर 1। तो जमीन लीगल है या नहीं, वो चरनोई की जमीन तो नहीं है, वो एग्रीकल्चर तो नहीं है, ग्रीन तो नहीं है, मैं कहीं टीएनसी के लॉज में तो नहीं फंस जाऊंगा। तो क्योंकि पहला पैसा हमारा लगा तो जमीन हम क्लियर करके लेते हैं, दैट्स अ रिपोर्ट आउट देयर व्हिच इज अवेलेबल ऑन ऐप, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 प्रॉब्लम होता है रियल एस्टेट के अंदर कि प्रोजेक्ट चालू होते हैं और खत्म नहीं होते, बंद नहीं होते। क्यों ऐसा क्यों होता था पहले? ये रेरा के पहले की कहानी एक्चुअली। रेरा के पहले क्या होता था, बिल्डर ने पैसा लिया, उसने किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया, फिर किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया पैसा, मतलब ये कंस्ट्रक्शन, क्योंकि देयर इज अ टाइम गैप, जमीन खरीदने से लेके क्लियरेंस आना और बनना। तो पैसा पहले दिन आ जाता बिल्डर के पास में, बन क्लियरेंस में 6 महीने, तो वो पैसा कहीं और लगा दिया। वैसे रेरा के आने के बाद में सब रुक गया। रेरा के आने इट इज वेरी क्लियर कि आपने पैसा जिस प्रोजेक्ट में लिया है, जिस अकाउंट रेरा अकाउंट में गया, उससे बाहर जा ही नहीं सकता। तो थोड़ा तो लीगल कंप्लायंस भी सुधर गया है। हमने एसवीपी बनाया है, जब हम बोल रहे हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो दैट कंपनी इटसेल्फ इज ओनली डेजिग्नेटेड टू डू दैट वन प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के लिए ही पैसा आएगा, वो पैसा कहीं और जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो कंपनी उनको बिजनेस करेगी ही नहीं। अब बिल्डर और कॉलोनाइजर एक रियल एस्टेट फर्म में जो आपसे पैसा लेता है तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहा होता है, तो यू रियली डू नॉट नो कहाँ जा रहा है, ये इधर ही रहेगा। तो हमने वो फंड सिक्योर करा है कि हमने लैंड फंड किया, हमने प्रोजेक्ट भी फंड कर दिया है। बाजार में मद्दी भी आ गया, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि फंसते कैसे बिल्डर, पैसा लगाने से नहीं फंसते इधर उधर। जब तक बाजार तेजी से चल रहा है तब तक वो पैसा घूमता रहता है, चलता रहता है। लेकिन बाजार रुक गया, हम बोलते हैं मद्दी आ गई या रिसेशन आ गया, माल नहीं बिक रहा है, तो फिर फंस जाता है बिल्डर कि अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं, इस वाले को कैसे दूं। तो पहले तो आप यहाँ सिक्योर्ड हो गए। इट्स अ लीगली स्पेशल पर्पस व्हीकल एसवीपी, इसके मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी का एक ही काम है, कंपनी कुछ नहीं करेगी इस प्रोजेक्ट के अलावा, फंड विल रिमेन हियर। तो ये फंड आ गया है कंस्ट्रक्शन का, लैंड भी आपकी रजिस्टर्ड हो गई। वी डोंट डू जेवीज, बहुत सारे बिल्डर कौन सा जेवी करते हैं, ज्वाइंट वेंचर की, किसान को 25% देके रजिस्ट्री करा लिया, फिर माल बनते बनते बेचते जा रहे हैं, उसी पैसे से बना रहे हैं और देते जा रहे हैं। तो अगर नहीं बिका तो फिर फंस गया और मुझे किसान को पैसा भी देना है। हम ऐसा नहीं करते, एवरी लैंड इज परचेस्ड, तो इट इज ऑलरेडी ओन्ड बाय द कंपनी। तो जब आप इक्विटी ओनरशिप मिलेगी तो आपकी लैंड की भी ओनरशिप है साथ में। तो कुछ नहीं हुआ, रिसेशन भी आएगा तो ये सोल्ड, आपको किसी को पैसा नहीं देना है, ऑल यू टू डू इज होल्ड वेट। तो रिसेशन तो आएगा, वो तो मैं रोक नहीं सकता, आएगा तो हो सकता है रुक गया, दो वी हैव सिक्योर्ड कंस्ट्रक्शन फंड्स, बट आपको किसी को पैसा नहीं देना है। तो देयर इज नो बैंक ऑन यूर सिटिंग ऑन यू कि मेरा इंटरेस्ट दो, मैं कब्जा कर लूंगा, आपसे छीन लूंगा, कुछ नहीं होगा, कोई एनसीएलटी में कभी नहीं जाएगा। लैंड इज देयर, वैल्यूएशन तो बढ़ता है, ये तो सब एग्री करते हैं। एट द एंड ऑफ द लैंड का वैल्यूएशन आज तो बढ़ता ही रहेगा। लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है कि अब नहीं बिक रहा है तो रुक जाओ, कोई इशू नहीं, आपको किसी को पैसा नहीं देना है ना। दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड इज व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ब्रॉट इंडियाज बेस्ट आर्किटेक्ट संजय पुरी जी, है ना। दिस इज मी बीइंग मी की माइक्रोमिट्टी में मैं सिर्फ जमीन खरीदना बेचना या बिल्डिंग नहीं बनाना है ना, बिल्डिंग बनाया या रेसिडेंट। वी रियली वांट टू क्रिएट आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स। तो मनोज धनोतिया माइक्रोमिट्टी कुछ नहीं कर रहा है लैंड के एप्रिसिएशन में, दैट इज ऑर्गेनिक। एवरीबॉडी विल एग्री कि जमीन का पैसा तो बढ़ता रहेगा, भले वो 8% से बढ़े, वो 5% से बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन हम उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो वी डोंट जस्ट गो एंड बाय सम लैंड कहीं दूर जाकर खरीद लिया। हम हमेशा एंड यू कैन रिसर्च, एवरी प्रोजेक्ट इज अ वेरी प्रीमियम प्रोजेक्ट। हम प्रीमियम लैंड ही खरीदते हैं, हम तो महंगा ही खरीदते हैं थोड़ा सा। ऐसा लैंड जैसे अगर आप इंदौर आओगे तो दिस इज सुपर कॉरिडोर, इन्फोसिस, टीसीएस, अस माइक्रोमेट, है ना। आप जाओगे ओमेक्स 1, देन इट इज अस।
हमारे यहाँ नक्शा, दिस ओनली वन बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर, यू विल फाइंड Micrometer इन फ्रंट ऑफ इट डूइंग रेसिडेंशियल टावर. तो क्योंकि लिक्विडिटी का क्रंच होता है रियल एस्टेट में, नोबडी कैन डिनाई इट, बट लिक्विडिटी का क्रंच होता है आउटर एरिया लैंड्स पे. शहर के अंदर जो जमीन होती है, प्रीमियम जमीन होती है, वहां पे देयर इज ऑलवेज अ बायर, है ना. तो हमने एक वो इशू सॉल्व करने की कोशिश करी कि देयर कैन नेवर बी अ लिक्विडिटी क्रंच, यू कैन ऑलवेज सेल इट बिकॉज अ प्रीमियम लैंड. वी ओनली इन्वेस्ट इन प्रीमियम लैंड. एंड देन संजय पुरी जी जैसे आर्किटेक्ट को लाके वी आर एडिंग वैल्यू ऑनटू इट. एवरी प्रोजेक्ट इज डिफरेंट, है ना, बिल्ड फॉर यूजर, नॉट बिल्ड फॉर ओनली इन्वेस्टर. क्योंकि इन्वेस्टर हमारा सिक्योर्ड है. नॉर्मली बिल्डर और कॉलोनाइजर जमीन लेता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इकट्ठा कर लेता है, उनको माल बेच देता है और फिर बैठ जाता है कि अब यूजर को हम बनाते बनाते बेचते रहेंगे. नहीं बिका तो, है ना, क्योंकि अब यूजर को पसंद आया नहीं आया या बहुत महंगा हो जाता है यूजर के लिए. तो हम ये कर रहे हैं कि पहले दिन से वी आर वेरी क्लियर, एग्जिट इज टू यूजर. जितने बीच में इन्वेस्टर नहीं आएंगे, जो भी आएगा पहले आएगा. तो नाउ इन्वेस्टर इज ऑलरेडी देयर. बहुत ज्यादा हमारे इसमें महंगा नहीं होने वाला है प्रोजेक्ट, क्योंकि नॉट देयर आर मेनी मिडिल मैन. जो भी इन्वेस्टर था वो आया, इन्वेस्टर को हमने बेनिफिट दिया है डे वन पे, लाइक एवरीबडी एल्स. बट बहुत ज्यादा प्राइस इन्फ्लेट नहीं कर रहे. हर स्टेज पे इन्वेस्टर नहीं आ रहे. डे वन पर आ गया, उसका जो भी आ गया, दैट इज द मनी, इनिशियल पैसा जो उसने दिया है, 10, 15, 20% वो बनाएगा. तो प्राइस इन्फ्लेट नहीं होगा यूजर के लिए, बार बार वो ट्रेडिंग नहीं होगा. तो यूजर इज ऑल्सो गेटिंग ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस या वेरी ऐसा पैसा जिसपे यूजुअली इन्वेस्टर को एंट्री मिलता था रेट पे. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी. ओके, बट आई एम श्योर व्हेन यू स्टार्टेड दिस जर्नी देयर मस्ट बी लॉट ऑफ चैलेंजेस आल्सो, राइट? आपने क्या एग्जैक्ट चैलेंजेस फेस किए व्हेन यू एस्टैब्लिश माइक्रोमिटी? सबसे पहले कि आप नए हो, आपको कुछ नहीं आता. ओके, दैट इज द बेस्ट थिंग. नोबडी विल ट्रस्ट यू. पहला प्रोजेक्ट जब मैं बोलने गया था मैं ऐसा करूंगा, जब माइक्रोमेटी का एम का लोगो भी नहीं बना था. बट लकीली आई हैड वेरी गुड पीपल, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं एकदम से कहीं से प्रकट हो गया. मैं 15 साल से मार्केट में था. आई न्यू पीपल. तो हाँ, नॉट फ्रॉम रियल एस्टेट, बट आई न्यू पीपल इन रियल एस्टेट वेरी वेल. दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. आई हैव सीन देम ग्रोइंग. पैसा बनाते हुए देखा है, तभी तो आइडिया भी है कि सबका बन रहा है, सिर्फ नीचे वालों का नहीं बन रहा. बट स्टिल पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू ऑन डे वन कि यार तेने तो कोई बिल्डिंग बनाया नहीं, आपने कोई बिल्डिंग नहीं बनाया, आपने कभी कोई जमीन नहीं लिया, आपको टीएनसी पास कराना, गवर्नमेंट से आपको प्रोजेक्ट पास कराना, लॉट ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड. इट इज नॉट इजी, है ना. तो दैट वाज अ चैलेंज. दैट इज वन चैलेंज कि जमीन को आप एडजस्ट कैसे करोगे, लाइसेंसिंग कैसे करवाओगे, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास कैसे करवाओगे. बट विद टाइम इवेंचुअली वी हैव डन इट. देन अब बिल्डिंग नहीं बनाया है, तो वी ब्रॉट संजय पुरी जी. आई वेंट टू संजय पुरी जी सर एंड आई टोल्ड हिम, सर हमें कुछ नहीं आता, बट यू आर द बेस्ट इन इंडिया, है ना. तो यू, बट दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. आवर आइडियोलॉजी इज वी आर नॉट बिल्डर कॉलोनाइजर. सो आई एम नॉट सेइंग व्हेन आई से बिल्डर, वी आर नॉट बिल्डर कॉलोनाइजर, दे आर गुड, दे हैव देयर ओन बिजनेस एंड आवर बिजनेस इज वेल्थ बिल्डिंग. और हम एक डिफरेंट काम करें, काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड बोल लो आप. इवन सर लाइक द आइडिया कि ठीक है यार मनोज, एंड दिस वाज द एग्जैक्ट वर्क कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनका डे वन प्रोजेक्ट मैंने किया था और आज 100वां प्रोजेक्ट भी मैं ही कर रहा हूँ. And he has been guiding us like anything. So I got blessings from this kind of people also, because we were doing something very honestly and very organic and for everybody. तो काफी बिल्डर कॉलोनाइजर भी हमसे कनेक्ट हुए कि यार this is the new way of investing in real estate, futuristic. और हम इसको ऐसे ही बेच रहे हैं कि even young generation. I know lot of builders and colonizers जिनका जो next generation है, they don't actually want to become builder colonizer again, just because the same reason कि यार this is not a good place to work, but now they want to work with us because we are doing it in a very different way, futuristic way. आप real estate investment vehicles बोल लो आप उसको, कि हम assembly ला रहे हैं, ऐप ला रहे हैं, टी ला रहे हैं, which you know fascinates them also कि हाँ ये हम करना चाहते हैं, ठीक है. and then the kind of projects we are doing, हम iconic buildings बना रहे हैं. one of our project, मैंने आज से 8 महीने पहले बोला था, पूरी साथ में बैठा था, तो he has lot of awards in his office. मैंने सर हमारे यहाँ डिजाइन्स को भी अवार्ड्स मिलना चाहिए. एंड ही एक्चुअली डिड इट. अभी हमें सर को हमारे कॉलोनी में कम्युनिटी पूरा क्लब है, इट गॉट वर्ल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड, प्रॉब्ली द फर्स्ट कॉलोनी इन इंडिया जिसके क्लब को वो अवार्ड मिला है. इट्स अ वेरी प्रेस्टीज अवार्ड. पुरी जी को मिला डिजाइन के लिए. सो वी हैव डिलीवर्ड व्हाट वी आस्क्ड फॉर. वी विजन समथिंग, देन आई गॉट वेरी गुड पीपल विद मी. चैलेंजेस आज भी हैं, चैलेंजेस आते रहेंगे, बट यू नो whenever you're going to a new category, जैसे अब ओला टैक्सी में गया था तो they had that challenges कि ड्राइवर्स को कैसे समझाओगे. जोमेटो अभी बहुत अच्छा लगता है. वी ऑल नो देयर 20 years ऑफ हिस्ट्री, बंद होने की कगार पे 2 बार आ चुका था, बट देयर इज अ पैशन ड्राइविंग इट, है ना. तो अच्छे लोग तो मिल जाते साथ में करते करते, एक्सपर्ट्स हैं बाजार में, दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी इज.